गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। दोस्तों, आज हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीए फाइनल ईयर थर्ड ईयर 2021 का जो पेपर था रेगुलर का, ठीक है, जिसका कोड होने वाला है 511, और ये एनवायरनमेंट का पेपर है, ज्योग्राफी एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, आप देख लीजिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हैंडल का नेम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर वीडियोस पाने के लिए। और जस्ट लाइक आपको पेपर्स के पीडीएफ चाहिए या अदर कुछ भी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हम तक कैसे पहुंचेंगे उसको वीडियो के बाद में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल बीए और बीएससी दोनों के लिए एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम था 2021 का, ये 21 का पेपर है। आप देख लीजिए, बीए बीएससी और थर्ड ईयर का पेपर है। सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी एनवायरमेंटल स्टडीज, कोड है 511। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। देखिए, कहीं भी आपको एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित पेपर उपलब्ध नहीं होंगे यूनिवर्सिटी के, ये संबंधित है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सब चीज़ें जानने का मौका मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए, एक एवरेज हमको हो जाए तो फिर इजी हो जाता है एग्ज़ाम में जाना। आप सब जानते हैं कि बीए फाइनल ईयर जो ईयरली एग्जामिनेशन सिस्टम था, वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस में आते हैं फाइनल ईयर में। अब ये जो फाइनल ईयर का सिस्टम है ये सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम के तहत भी आपके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्राइवेट में तो है ही, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। जो बीए प्राइवेट करते हैं या बीएससी तो प्राइवेट होता नहीं है, जो बीए प्राइवेट करते हैं और साथ ही साथ सेमेस्टर का जो फाइनल ईयर वाला 6 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर होगा, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। बस पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चन सब यही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी के ये कुछ निर्देश लिखे हुए पेपर से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एज फोर पिलर्स ऑफ, देखिए, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीयता के 4 स्तंभ के अंतर्गत नहीं आता। संवहनीयता के अंतर्गत कौन सा चार नहीं आता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मानव, मानव तो आता है। ठीक है, सामाजिक, सामाजिक भी आता है। पर्यावरण, पर्यावरण भी आता है। यहाँ पे शिक्षा आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा संवहनीयता के 4 अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है आपके सामने। देखिए, ओजोन गैस की अधिकता है, आपको बतानी है ओजोन गैस की अधिकता किस में है। देखिए, ओजोन गैस अगर हम बात करें, लेयर को हम डिवाइड करें, ये तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम रखते हैं क्या इसमें, क्षोभ मंडल। ठीक है, सेकेंड लेयर जो है वो है समताप मंडल। ठीक है, इसके बाद है मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, और इसके बाद है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये है 5 परतें। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इनका क्रम भी पूछ सकता है। तो 0 से 18 किलोमीटर तक ये है। तो उसके बाद जो 18 के बाद शुरू होगा, तो इस वाले लेयर में समताप मंडल के ऊपरी वाली भाग में यहाँ पे आपको ओजोन परत दिखाई देगी। ठीक है, तो ओजोन परत का जो होगा, तो जो होगा वो 1530 किलोमीटर होगा, क्योंकि इस वाली लेयर के बाद क्षोभ मंडल के बाद ये स्टार्ट होगा। और क्षोभ मंडल का आप देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए क्षोभ मंडल का होता क्या है, कि क्षोभ मंडल क्यों फेमस है। देखिए, इसमें मौसमी घटनाएं होंगी जितनी भी होंगी, साथ में क्या होगा, बादल बनेंगे, प्लस वर्षा भी इसी में होगी, वर्षण। ठीक है, इसमें आपके धूल कण पाए जाएंगे इत्यादि। ठीक है, और वहीं आप समताप, और इसको कहेंगे क्या, अशांत मंडल कहेंगे इसको, किसे, क्षोभ मंडल को अशांत मंडल। ये थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस बता देते हैं, इसमें अशांत मंडल कहेंगे। ठीक है, और आप देखिए इसके बाद समताप मंडल को ले आइए,
तो अगर हम समताप मंडल की बात करें तो इसको कहते हैं शांत मंडल। समताप मंडल को क्या कहते हैं? शांत मंडल। ठीक है दोस्तों। अब इसको शांत मंडल क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर धूलकण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ कोई परिवर्तनकारी घटना नहीं होती है, परिवर्तनशील जो हो वायुमंडल में। और यहाँ पे आपको देखना है कि वायुयान का जो उड़ने का स्थान है वो समताप मंडल है। ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इससे संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने। निम्न में से जियोग्राफी का, ठीक है ये पुस्तक है, देखिए जियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्ट्रैबो के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है, आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है। ये अरिस्टो गलत है। ठीक है। जीन बादिन ये भी गलत है, कार्ल रिटर ये भी गलत है। ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपके सामने 4 नंबर। किस प्रदेश को जैव विविधता भंडार कहा जाता है? जैव विविधता भंडार, देखिए जैव विविधता कहाँ पे जहाँ ज़्यादा होगी? तो आपको याद रखना है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है। वर्षा जहाँ पे अधिक होगी। अब ये जो 4 स्थान दिए इनमें से देखना वर्षा कहाँ पे ज़्यादा होगी। शीतोष्ण, शीतोष्ण में तो बर्फ होगा, तो यहाँ तो वैसे ही जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाएगी? उप ध्रुवीय, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे बर्फ की अधिकता वो ठंडा मौसम होगा। ठीक है। मानसूनी प्रदेश, तो मानसूनी प्रदेश नहीं हो सकता। उष्ण कटिबंधीय क्यों होगा? देखिए टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। ठीक है। उसका एक रीज़न है, अगर तो वो अभी आपको नहीं जानना बेसिकली। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है। और प्रेशर कम होने की वजह से जो विंड्स हैं, मानसूनी विंड्स, वो मूव करेंगी और मूव करने के बाद यहाँ पे वर्षा करती हैं उच्चावच के तहत या किसी चीज़ से टकराने के बाद में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 5 नंबर देखिए। निम्न में से किस मंडल में 75% घन मास स्थित है? वायुमंडल में पूछा है। ठीक है। ओके। निम्न में से किस मंडल में वायुमंडल 75% घन मास स्थित है? इंग्लिश में देखिए, इन विच स्पेयर 75 ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इज लोकेटेड। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये क्षोभ मंडल। ठीक है। मास मतलब 75% से ज़्यादा घन मीटर, जहाँ पे वो कहें कि सघनता बहुत ज़्यादा हो तो वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता में उष्ण बिंदु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? देखिए सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला इसके लिए मेयर था। कौन था? मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, तो कैसे होता है सदैव? देखिए अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, इसमें चक्रीय आंसर लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा चक्रीय नहीं होता, एक दिशा में होता है। ठीक है। तो एक दिशा में, ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक है फ्रेंड्स। बहुदिशिक भी नहीं हो सकता इसका आंसर, और उल्टी दिशा में भी नहीं, ये भी गलत लगा हुआ आंसर, तो इसका एक दिशा आंसर सही है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो एक प्लांस का कथन है। इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो इसका नाम है पूरा ब्लांडी ला ब्लांस। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखना है।
ठीक है, ब्लांडी लाप्लांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य कहा जाता है वो बेसिकली फ्रेंड्स टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है। किसे? टुंड्रा प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जल्दी जल्दी ऐसे ही क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन प्रमुख प्रदूषक मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 नहीं हो सकता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है CFC, और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O नहीं है। हालांकि ये सारी प्रमुख वायु प्रदूषक गैसें जरूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यह किसका कथन है कि पृथ्वी के गोले पर स्थिति ही भूगोल की वास्तविक कुंजी है? तो यह विडाल डी लाप्लांस का कथन है। किसका है? विडाल डी लाप्लांस का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह किसका कथन है कि मैदान ही ऐसे भाग हैं जहां मनुष्य के यातायात, वाणिज्य और राजनीति तीनों का उत्तरोत्तर विकास होता है? तो यह कुमारी सैंपल। ठीक है, कुमारी सैंपल बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। और आपको बता दें यहाँ पर जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आंसर यूनिवर्सिटी की जो रिवाइज्ड आंसर की आती है उसके तहत बताया जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर गलत आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनली जो यूनिवर्सिटी ने आंसर माने वो आंसर आपके साथ में डिस्कस किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की वेब से आंसर की डाउनलोड करके उससे आंसर यहाँ पे मैच कर लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्तरी अमेरिका पेरीरीज, प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है, सही बात है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है। लानोज जो है, ये इसने जो लानोज लिखा, थोड़ा सा मैं आपको इसका समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया जाता है। जो ये लानोज घास के मैदान है फ्रेंड्स, ये है वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। ठीक है, लानोज घास के मैदान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं? डाउन्स, ये मैंने आपको लिख के बता दिया। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में पंपास, क्या है? पंपास। दक्षिण अमेरिका में भी ये कहाँ पे है? ये है अर्जेंटीना में। कहाँ पे फ्रेंड्स? ये अर्जेंटीना में। ठीक है, उसके बाद साइबेरिया स्टेपी, स्टेपीज घास के मैदान। ठीक है, आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, एक ये और देख लीजिए, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे है? तो वेल्ड जो है ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख घास के मैदान थे जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, किसका कथन है कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से आरंभ होती है? ठीक है, तो ये है जीन ब्रोन्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत देश का आकार किस तरह का है? तो कैसा है भारत देश का आकार? इसने देखिए छिन्नाकार, सघनाकार, लंबाकार। ठीक है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भारत का आकार जो है वो प्रायद्वीपीय मोड में, अगर आप ऐसे देखें तो इस तरीके से है भारत। तो आप यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ जाए मेरे हिसाब से, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर जो माना है वो है लंबाकार। ठीक है, आप देख लेंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से भारत के किस राज्य में झूमिंग कृषि की जाती है? तो झूमिंग कृषि किस में नहीं की जाती? सॉरी, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं ज्यादातर में झूमिंग कृषि की जाती है। जैसे मिजोरम में की जाएगी बिल्कुल 100%। झूमिंग कृषि से मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पेड़ झाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मतलब जंगल होता है, वन क्षेत्र, उसको काट करके उसको जला दिया जाता है भूमि को,
और वहाँ पे कृषि की जाती है, और कृषि करने के बाद 2-4 साल वहाँ पे कृषि की जाएगी पेड़ पौधों को जला करके। उसके बाद फिर से वहाँ पे वही बंजर हो जाती है वो भूमि, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर कहीं और इसी तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, स्थानांतरण हो गया। तो इसी स्थानांतरण कृषि को ही झूमिंग कृषि कहा जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्व में, और इसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया क्या होगा, राजस्थान में स्थानांतरण कृषि की जाएगी क्या। तो यहाँ पे देखिए मिजोरम में बिल्कुल की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है, पंजाब में, पंजाब और हरियाणा में ये कृषि देखने को नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा में कौन सी कृषि की जाती है वो आपको पता है, हरित क्रांति में बहुत ऊपर ये लोग हैं। राजस्थान में भी कहीं कहीं देखने को मिलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस देश की स्थिति द्वीपीय स्थिति कहलाती है। तो द्वीपीय स्थिति देखिए, भारत जो है वो प्रायद्वीप है, मलेशिया ये भी एक तरीके का प्रायद्वीप है, ठीक है। जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। मैं आपको समझा दूं, देखिए अगर हम भारत पे बात करें अपने भारत को लेकर के, ठीक है, ये देखिए 1, 2 और 3, इधर से कहाँ से घिरा, अरब सागर से घिरा है भारत, इधर से कहाँ से घिरा, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और इधर से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। तो जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो वो क्या होगा आपका प्रायद्वीप, और द्वीप क्या होगा, जैसे आप ले भारत का यहाँ पे एक देश है मालदीव को ले लें या लक्षद्वीप को ले लें, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका को, देखो श्रीलंका भारत के यहाँ पे है, स्थलखंड से नहीं जुड़ा हुआ, पानी से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, इसके लिए इसको द्वीप, तो इसका सही आंसर हो गया श्रीलंका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न स्थानों के मध्य वस्तुओं और विचारों में मनुष्यों की गतिशीलता को क्या कहा जाता है। तो स्थानिक अंतर्क्रिया, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्थानिक अंतर्क्रिया, स्थानिक अंतर्क्रिया इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किसने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान होता है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये वॉन हम्बोल्ट ने लिखा है, किसने लिखा है, ये वॉन हम्बोल्ट ने, ठीक है। क्या है इसका आंसर, वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल में द्वैतवाद का आरंभ निम्न में से किन भूगोलवेत्ताओं के काल में हुआ। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है ये वाला, रिचोतोफेन, हेटनर और पेंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इर्डकुंडे नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो कॉल लेटर के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा लीजिए, 4 स्टार का क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा जा सकता है फिर से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, किसके द्वारा अपनी पुस्तक ज्योग्राफी जेनेलिसिस में भौतिक भौतिक व मानव भूगोल के क्षेत्र में स्पष्ट कर द्वैतवाद को बढ़ावा दिया गया। तो ये है वारेनियस, वारेनियस ने अपनी पुस्तक लिखी है, ठीक है, ज्योग्राफी का जेनेलिसिस। इंग्लिश में देख लीजिए, हु हैज प्रमोट ड्यूअलिज्म वाइल, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये ज्योग्राफी का जेनेलिसिस इसकी पुस्तक का नाम है, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें, सारे क्वेश्चन कराने तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे वीडियो क्रिएट करने होते हैं, आपको बता दें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 63 96 70 43 24 इस पर हमें व्हाट्सअप करें। और व्हाट्सअप कैसे करना है, ऐसे करना है, व्हाट्सअप जब मैसेज करें PDF@, जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए उसके आगे वो लिख देना, एनवायरनमेंट या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई से भी सब्जेक्ट का, BA BSc BCom, ठीक है, उसके आगे लिख देना है आपका BA BSc जो सब्जेक्ट है, ठीक है, PDF@environment, और आगे कोड भी लिखना है, उसके बाद अपना BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो नोट कर देना है। देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा हम लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, देखिए सिस्टम में सारी चीज़ें हैं तो उन सबको देखते हुए हमने एक ह्यूज छोटा सा अमाउंट रखा है आपको, इसको पे करना होगा। जैसे आप हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराएंगे तो हम तुरंत से आपको पूरे PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, बहुत कम आप मान के चलिए, बस ये देखिए एक बार, आपको
इतने रुपए का हम लोगों को मात्र पेमेंट करना पड़ेगा। 50 रुपये का पेमेंट करके आप पूरा सोल्ड पीडीएफ ले सकते हैं। कितना? सोल्ड पूरा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विद आंसर के साथ में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के जो आंसर है आप उनको आंसर मान करके चलिएगा। यदि उसका कई सही आंसर भी है तो यूनिवर्सिटी ने जो आंसर माने हैं मैक्सिमम वो अपने आंसर को ही मानता है, आप लोगों के आंसर को नहीं मानने वाला। तो यहाँ पे हमें भी पता है कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन्हीं को माना है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि हमें सही करना है तो देखिए आप अपने रिस्क पे उस चीज़ में जा सकते हैं। बाकी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे ऑप्शन के हिसाब से जो ज़्यादा करीब दिखे आपको उसमें जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप पर अवेलेबल है, कॉल पर अवेलेबल नहीं है। आप ऐसे करके मैसेज करें pdf@environment, सब्जेक्ट का कोड लिखें, साथ में कौन सा ईयर है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या बीएससी जो भी है आपका, और उसके साथ में ये जब आप लिख के हमें मैसेज करेंगे तो उसके बाद देखिए कॉल पे नंबर अवेलेबल नहीं है, बिजी है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक मैसेज मिलेगा। मैसेज में आपको स्कैनर कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे थ्रू, और जो स्कैनर कोड जब आपको मिल जाएगा तो उस पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे और हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराएंगे, तुरंत से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोसेस था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ा, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल ने किस ग्रंथ में मानव व वातावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर अधिक बल दिया है? तो ये जो है ये है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। देखिए आज लगभग मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन के आसपास ही हम लोग कर पाएंगे। उसके बाद आप पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी 21 मिनट हो चुके हैं, तेजी से करते हैं, हम लोग को 30 से 35 मिनट में ख़त्म कर देना था जितने भी क्वेश्चन होते हैं। 24 नंबर देखिए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन किसके द्वारा कहा गया? तो ये जो कहा गया ये एलन चर्चिल सैंपल, ठीक है। जो चर्चिल सैंपल है भूगोलवेत्ता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, किसके द्वारा क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल के विशिष्ट भूगोल माना गया? तो ये है वार्न हम्बोल्ट। कौन है? वार्न हम्बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर है वार्न हम्बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसके विचार थे कि एशिया की उष्ण जलवायु के निवासी बुद्धिमान होते हैं किंतु साहस की कमी होती है उनमें, जिसके कारण वे गुलाम बने रहते हैं? तो ये कथन था अल मसूदी। अल मसूदी कौन था? ये अरबी था, ठीक है। कौन था? अरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद के संस्थापक कौन थे? तो जी टेलर, ग्रिफिथ जी टेलर इसका पूरा नाम है, आपको याद रखने के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 28, योग्यतम की उत्तरजीविता का, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया है। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तेजी से चल रहे हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने से मतलब है। एग्जाम से पहले आप वीडियो को एनालिसिस कर लीजिएगा। आप लगभग 20 से 50 क्वेश्चन के बीच में सिर्फ इसी पेपर में से देख लेंगे, ठीक है। 29, किसके द्वारा कहा गया कि वातावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं है? तो ये किसने कहा? हॉटचॉन ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विडाल जी लाब्लांस, देखिए ये आ गया, मैंने पूरा नाम आपको बताया था। विडाल जी लाब्लांस की संभववादी विचारधारा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? तो ये जो थी जर्मन संप्रदाय से, ठीक है। ये कौन था? ये जर्मन था। कौन? एक मिनट, ब्लांस, लाब्लांस, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें यूनिवर्सिटी ने जर्मन को माना, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका फ्रांस लग रहा है आंसर, ठीक है। गूगल करके आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए, भयंकर सूखा की स्थिति कैसी होती है? तो कैसी होती है? वर्षा सामान्य की 70% या इससे कम हो जब सूखा पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक नहीं जिसके कारण पर्यावरण ह्रास होता है? तो वो है वन विनाश, ठीक है। ये सब प्राकृतिक है, देखिए भूकंप प्रकृति से जनित है, चक्रवात, ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वन विनाश के लिए परिणाम से क्या होता है? तो क्या होता है? मृदा क्षरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है? तो कितना? 33% से भी ज़्यादा, ठीक है। कितना है ये 53 आंसर, ठीक है। 53%, तो ये है इसका 53 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, स्प्रे आदि में होता है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन परत को जो हानि पहुंचाने में सहायक है तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ओजोन छिद्र जो इसी के कारण हुआ है। निम्न में से कौन सी प्रदूषण के कारण कैंसर के रोग बढ़ोतरी देखी गई है? तो किसके कारण? रेडियोधर्मी विकिरण के कारण।
जो पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन छिद्र हो गया है, तो उसके कारण पृथ्वी पर सीधी पहुंच रही है और मानव त्वचा कैंसर की जो उपलब्धता वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत देश में वन नीति कब लागू की गई? तो वन नीति 1900, देखिए पहली बार 88 में, उसके बाद 94 में, 2 बार वन नीति आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका आंसर, क्योंकि उसके आसपास जो है तो 94, इसका आंसर 94 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने जरूरी है? तो 33% पर। इसको लिख लीजिए, इसको डन करिए, आ रहा है फिर से ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र को जलापर्दन से प्रभावित है? तो कितने प्रतिशत भारत का जलापर्दन से प्रभावित क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स लगभग 45% जलापर्दन से प्रभावित है। उत्तर पूर्व में देखिए कोसी बिहार में क्या क्या आलम होता है, वहाँ पे आप देखिए बाढ़ आती है, तो समझ सकते हैं। बाद में केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान कहाँ है? देखिए जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान, मरुस्थल से समझ लीजिए, वहीं से आप आंसर लगा पा देंगे। ठीक है, क्या है इसका आंसर? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? ठीक है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में? तो चिली में है, चिली अटाकामा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ कर रखा है, आपको समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। हम यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं ना सिर्फ, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन देख लेने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के कालगुगी और कुलगाड़ी किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? देखिए सोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए डबल स्टार इस पे लगाइए। कौन सा है? कालगुर्गी और कुलगाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया में, इन दोनों जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है? तो किसके किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है? आप लोग बताएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून किस वर्ष? तो 1981 में। देखिए प्रदूषण नियंत्रण, यहाँ पे भी अगर इसने ये 1981 आंसर जो माना गया वो वायु प्रदूषण का है फ्रेंड्स। ठीक है, वायु प्रदूषण का है। ठीक है, और उसने अगर आपसे पूछ लिया जल प्रदूषण, तो 1974 आप लगा दीजिएगा उसको। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दो कंडीशन यहाँ पे बन गई है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, पीलिया रोग निम्न में से किस प्रदूषण के कारण सबसे अधिक फैलता है? जल प्रदूषण के कारण। ठीक है, जल प्रदूषण से पीलिया रोग, हैजा भी जल प्रदूषण से फैलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी मैंने पीछे आपको समझाया था। इतना ही टाइम हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही रखा, मिल गया ये रहा। वायु प्रदूषण 1980। ठीक है, जल प्रदूषण 1974। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी नियम लागू किए? तो 2016 में। कब? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नगरीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से उपचार किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा इसका 35%। ठीक है, कितना? 35%। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा हम बहुत तेज़ी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन पेपर ही करना है। अगर एनालिसिस करना होता तो कोई ना, ये वीडियो आपके सामने लाएंगे और एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ऐसा समझाएंगे कि लगभग आप मान के चलिए 80 क्वेश्चन वही मिल जाएंगे आपको। यहाँ से भी लगभग 70 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे आपको, घुमा फिरा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारत में औसत अपशिष्ट प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना होता है? तो 510 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव किस तरह से पर्यावरण का क्षरण करता है? तो कैसे करता है? देखिए इसको देखिए एक बार, कैसे क्षरण करता है मानव? भाई वो अत्यधिक जनसंख्या है तो जनसंख्या बढ़ेगी, पर्यावरण पेड़ों को काटेगा, रहने के लिए घर बनाएगा, जीवाश्म ईंधन को जलाएगा। ठीक है, क्या स्थानांतरण कृषि और झूमिंग कृषि हमने देखी, वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, वनों की कटाई करेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो वहीं से ये निकला है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए,
मानव किस तरह के पर्यावरण का क्षरण करता है, तो उपरोक्त सभी तरह के पर्यावरण का क्षरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो भी हमारी ऑलरेडी 30 मिनट की हो चुकी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही है, देखिए अभी इतना ही कर पाएंगे, कहीं बिजी होने के कारण, कहीं अति आवश्यक कार्य की वजह से भी जाना पड़ रहा है। आप लोगों से उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को वीडियो को लिंक शेयर करेंगे, और उसके बाद आपको हम थोड़ा सा एक बात आपको समझा देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 6396704324, क्या करना है, इस पे व्हाट्सअप करना है। क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। इस पे क्या करना है, व्हाट्सअप लिख के अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको लिखना है pdf@, जिस सब्जेक्ट की चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जोन से भी सब्जेक्ट की चाहिए और जोन से भी कोर्स के, उसके बाद उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। जैसे आपको एनवायरनमेंट की चाहिए तो यहाँ पे एनवायरनमेंट लिख दिया आपने, उसके साथ में उसका कोड लिख देना 511 512, ठीक है। और 2021 22 23 पूरे पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना आपका बीए फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, सेकेंड ईयर है, जो भी है। ये देख लीजिए एक बार, इस पैटर्न को देख लीजिए, pdf@ ये करके ये आप हमको व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप का रिप्लाई जैसे आपके पास आएगा, तो रिप्लाई जो आएगा उसमें आपको एक स्कैनर प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारी तरफ से। क्या, एक स्कैनर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस स्कैनर को आप स्कैन करके हम लोगों को कितने 50 रुपये पेमेंट करेंगे, ओनली 50 रुपये। और 50 रुपये पे करने के बाद आपको जो पीडीएफ है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी पूरी आंसर के साथ। क्या, एनालिटिस जो एनालिसिस करके दी जाएगी विद 100% प्योरिटी के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित हमारे द्वारा जो नोट्स क्रिएट किए गए हैं, यदि आपको वो नोट्स भी लेने हैं तो उसको आपको 300 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर मैं आपको अपना ज्योग्राफी का स्कोर बताऊं, जो 35 में से मेरा 34.2 था। अब आप समझ लीजिए किस स्तर पे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से देख लेना। मेरा जो ग्रेजुएशन का स्कोर है सीसीएस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में, तो लगभग 81.25% मैं वहाँ से गेन किया है। आप समझिए हर एक सब्जेक्ट में जिससे मैंने किया मेरी उसी में भी पकड़ नहीं है, बाकी हर एक सब्जेक्ट में बहुत मजबूत पकड़ है। तो आप ये प्रोसेस पूरा करें और यहाँ से हमारे द्वारा पीडीएफ ले लें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल के बारे में सभी को बताइएगा, यूनिवर्सिटी से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिन भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए 2020 21 22, वो सब हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। ओके, चलिए।